ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं उसने इसको मतलब कि प्रपोज क्यों किया। वो देखना चाहते थे कि एक ही एटम के अंदर प्लस और नेगेटिव एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीच में पॉजिटिव होता है एटम के और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने ये एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज़ किया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट थी हमारे पास। ये गोल्ड फॉइल है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं सारे, और ये सामने स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर उन्होंने जो ये है इसको जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन की। ठीक है, तो जी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हम उनसे लेते हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट्स होते हैं। और 83 से ग्रेटर एटॉमिक मास वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव हैं। तो हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स ले लिए। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, उन्होंने इसको इनके ऊपर बम्बार्ड किया। ठीक है, ओके जी, अब बम्बार्ड किया तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में आया कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो स्ट्रेट जा रहे हैं। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो उन्होंने ये गोल्ड फॉइल ली है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। इसकी थिकनेस 0.00004 ऑलमोस्ट ये है। ठीक है, सेंटीमीटर। इतनी कम थिकनेस उन्होंने क्यों ली, ताकि वो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएँ। ठीक है, इसमें से गुजर सकें। ओके जी, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जब उन्होंने बम्बार्ड किए तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट निकल जाते हैं विदाउट एनी पेनिट्रेशन। देखें, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये ऑब्जर्वेशन आई कि जी जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना वो खाली है, वो एम्प्टी है। एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज़ एम्प्टी। अब देखें ना, यहाँ पे ये एटम है, ये सारा का सारा हमारे पास एटम है। ऐसे ही है, ये एटम है हमारे पास, ये बीच में छोटा सा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ऐसे ही है, छोटा सा न्यूक्लियस है हमारे पास। तो अब जब यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो इनको रास्ते में रोकने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, इनके रास्ते में कुछ नहीं आ रहा, खाली रास्ता है, सुकून से जा रहे हैं, सीधा निकली जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधा निकली जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब देखा गया कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल डिफ्लेक्ट हो रही हैं। देखो बिल्कुल हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, बस यूँ करके। तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव के पास जा रहा है तो ये रिपेल कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है तो ये बस अगर कोई यहाँ इसके बिल्कुल करीब से गुजरेगा ना तो उसको रिपेल करेगा ये। ठीक है, तो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गई। अगर कोई बिल्कुल ज़्यादा ही करीब से जा रहा है, बिल्कुल उसके साथ साथ से जा रहा है, तो ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा रिपल्शन होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बिल्कुल सामने से जा रहा है, बिल्कुल उसके इन फ्रंट ऑफ दैट न्यूक्लियस, तो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाएगा, रिपेल्ड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का जो था एटॉमिक जो मॉडल था हमारे पास। ठीक है, लीजिए अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाले। तो रिज़ल्ट नंबर 1 की हम पहले बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट नंबर 1 ये आया कि हमें पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। तो उससे ये रिज़ल्ट में आया, हमारे जो रिज़ल्ट आया वो ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज़ एम्प्टी। ठीक है, इस एटम का जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है वो ज़्यादातर एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तभी तो वो स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, और फिर हमें ये भी देखा कि जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो सेंटर में जाके, जो सेंटर से जा रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई ऐसी पॉजिटिव बॉडी है, पार्टिकल है जो इनको डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से ही डिफ्लेक्ट होगा ना, अदरवाइज़ तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही है, तो इससे क्या पता चला
कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि कुछ जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसका जो एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, अच्छा जी, अगेन जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल वापस आ जाते हैं, जो बिल्कुल सामने जाते हैं वो बिल्कुल ही वापस आ जाते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है, जो वो बिल्कुल ही वापस भेज देता है उनको। ठीक है, न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ रही ना बात? ओके जी, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। वो कहता है कि सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि वो कह रहा है कि जब कि हम देख सकते हैं कि बहुत कम जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू दिस होल एटम इज़ वेरी स्मॉल। देख भी सकते हैं कि एटम कितना बड़ा और न्यूक्लियस छोटा सा है। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि बहुत कम डिफ्लेक्शन हो रही है तो एटम का साइज़ बड़ा है और न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5 के ऊपर। 5 ये है, जो रिजल्ट नंबर 5 है, दैट इज़ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल्स। जो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं शेल के अंदर। ठीक है, ये घूमते रहते हैं ऐसे यूँ करके। ओके हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज़ दैट कि एक जो न्यूट्रल एटम है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पहले बात पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक कार्बन के अंदर अगर 6 प्रोटॉन हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लस या नेगेटिव चार्ज आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, और वो कहता है कि जो ये एक एटम है इसके शेल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी बात है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ओके हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट भी हो गए हैं। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स, साथ ही हम इसकी कुछ डिफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं अब। ठीक है, अब डिफेक्ट्स इसके देख लें आप। डिफेक्ट नंबर 1 जो कि क्लासिकल थ्योरी से हमें पता चलता है, वो ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है और वो इसके ऊपर फॉल कर जाता है, इसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे डिफेक्ट ये है। नंबर 2 पे हम देख लेते हैं अब। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है कि वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब एक कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम को आप पहले समझ लें। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, मैंने इसके ऊपर वाइट लाइट फॉल की, आपको पता है कि आगे 7 लाइट में डिस्पर्स हो जाती है, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए बन गया मेरे पास स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम बन गया मेरे पास ये। स्पेक्ट्रम अब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये सारे कलर्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं, मैं इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ये सारे कलर मिक्सअप होंगे, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, हर कलर के दरमियान में एक ब्लैक लाइन बन जाती है, एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है हर कलर के दरमियान में। ठीक है, तो अब हम अपने इसको डिफेक्ट को समझ लेते हैं कि वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए ना फिर, लेकिन वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, तो एक ये डिफेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसको हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके।